एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ा दिए थे और किडनी के सारे फंक्शन समझा दिए थे। समझा दिए थे कि नहीं समझा दिए थे? आगे बढ़े, चलिए ध्यान से देखिए। सुबह के वक्त देखिए भाई, आप लोग का स्पीड हट गया है, स्पीड एंड क्वालिटी कंट्रोल का जो ऑप्शन है ना वो हट गया है। तो इसको सर मेंटेनेंस करने के लिए सुबह में जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह होते हैं इसको काम करते हैं, इसलिए शाम के शिफ्ट में क्लास को जब जब वर्क नहीं रहता है तो उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। इसके पहले के क्लास में हम आपको किडनी के बारे में समझा दिए थे, बताए थे किडनी के बारे में। आप बताइए तो किडनी के जो मेन नस होती है जिससे किडनी के अंदर ब्लड पहुंचता है उसको क्या कहते हैं? किडनी का मेन जो नर्व्स होता है जिससे ब्लड किडनी में जाता है, ब्लड को किडनी के अंदर कौन ले जाता है? आंसर, ब्लड को किडनी के अंदर ले जाने वाले नस को क्या कहते हैं? रेनल। क्या कहेंगे? रेनल। वेरी गुड। लेकिन किडनी के अंदर जो छोटी छोटी नसें होती हैं जो ब्लड को साफ करती हैं उसे हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के आगे जो कटोरे की नुमा संरचना होती है उसे कहते हैं बोमेन कैप्सूल, जिसके अंदर ग्लूमेरुलस होता है। ये ग्लूमेरुलस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करता है। कहेगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? तो वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम कहाँ होगा? किडनी में ही होगा। रीएब्जॉर्प्शन किडनी में ही होगा, डायलिसिस प्रोसेस किडनी में ही होगा, सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है? किडनी में। जब इंसान का किडनी काम नहीं करता है तो हमें आर्टिफिशियली डायलिसिस करना पड़ता है। अब ये सोच रहे आर्टिफिशियल डायलिसिस कैसे होता है? देखिए, आर्टिफिशियल डायलिसिस के लिए ब्लड को शरीर से बाहर निकाला जाता है। जैसे ये क्या करता है ना, किडनी, जैसे बहुत से लोगों का किडनी खराब हो जाता है तो आप उनको देखिएगा तो एक किडनी पे भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब उनकी दोनों किडनी खराब हो जाती है। तो दोनों किडनी खराब होने के टाइम पे नस डॉक्टर क्या करता है, इस नस में एक पाइप लगाता है, हल्का सा पाइप लगा के पूरे ब्लड को बाहर निकाल लेगा। अब बाहर कहाँ निकालेगा भाई? तो एक मशीन होती है, वो ब्लड को कहाँ ले जाएगा? उस मशीन में, और मशीन डायलिसिस करके वापस शरीर में उस ब्लड को भर देती है। जिस तरह से रेनल के माध्यम से ब्लड कहाँ जाता है? किडनी में, साफ होने के बाद फिर इसी में आके मिल जाता है। उसी तरह एक डायलिसिस मशीन होती है। जब हमारा किडनी अच्छा से काम नहीं करता है तो वो डायलिसिस मशीन से ब्लड को बाहर निकाला जाता है, और बाहर निकाल कर उसको क्या किया जाता है? छान लिया जाता है, उसमें से गंदगी को निकाल दिया जाता है, वापस भर दिया जाता है। महीने में 3 से 4 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। जिनके दोनों किडनी खराब हो गए उन्हें महीने में कम से कम 3 से 4 बार डायलिसिस कराना पड़ेगा। एक डायलिसिस का कम से कम खर्चा आता है, मतलब एवरेज मान के चलिए 3 से 4 हजार रुपए, मतलब 20-25 हजार रुपए उनके महीना जाएगा। उनके दोनों किडनी खराब हो गई तब। उससे बेटर है कि एक किडनी पर भी काम चलाए जा सकते। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को दिक्कत? आगे देखते हैं। देखिए वो इवनिंग के क्लास में प्रॉब्लम नहीं रहती है ना। मॉर्निंग के क्लास में जो होता है क्या है कि जितने भी वर्कर होते हैं, जैसे एप्लीकेशन पे आपका भी तो क्लास डिस्टर्ब नहीं होता था मॉर्निंग में। जब से ये स्पीड एंड ये वाला क्वालिटी खराब हुआ है तब से ही प्रॉब्लम आ रही है। वो मॉर्निंग में काम करते हैं लोग तो मॉर्निंग में क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो हम उसको शाम में टाइम में शिफ्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम समझिए, किडनी में कभी कभी स्टोन जमा हो जाता है। स्टोन, किडनी का जो स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछेगा, किडनी का स्टोन किस चीज का बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का। तो ये किडनी में जो स्टोन होता है वो बहुत ज्यादा रिस्की नहीं होता है। उसके नॉर्मल दवा आते हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी आती हैं। नींबू और पानी पीने से भी क्या होता है, किडनी में जो लिक्विड जाता है वो उस स्टोन को गला सकता है, क्योंकि ये लिक्विड के मेन रास्ते में है। बैटरी डिस्चार्ज हो गया था। अब आवाज जा रही है ना? बताइए। अब साउंड जा रहा है। किडनी के बाहर की झिल्ली को क्या कहा जाता है?
किडनी के बाहर की झिल्ली को क्या कहा जाता है? किडनी के बाहर की झिल्ली प्लूर क्या का, अरे भाई बता ना यार, बैटरिया खत्म हो जाता है तो साउंडवा चल जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक गधा कहीं का प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहा है, तो कोशिका के बाहर रहती है। महिला के बाद ना बताता है तो खींच पड़ता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है भैया, प्लूरा मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन, पेरिटोनियम। प्लूरा मेम्ब्रेन वो तो कहाँ होता, पेरिटोनियम। प्लूरा मेम्ब्रेन भी एक झिल्ली है, वो फेफड़े वगैरह में प्लूरा मेम्ब्रेन होते हैं सर। ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो अलग ही हो जाता है। मेरी ओर ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा किडनी। राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। किडनी से ब्लड को, किडनी से यूरिन को बाहर निकालने वाली नस को क्या कहते हैं? यूरेटर। यूरेटर यूरिन को कहाँ ले आके जमा करता है? ब्लाडर में। इस ब्लाडर में जमा कर देता है। इस ब्लाडर में जब जमा करता है तो इससे शरीर से बाहर निकालने के लिए यूरेथ्रा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेथ्रा का। यूरेथ्रा क्या करेगा? ब्लड को शरीर से, सॉरी ब्लड कह रहे हैं, यूरिन को शरीर के बाहर कर देता है। यूरिन में 95% आपका क्या रहेगा भैया? ये रहता है वाटर। पानी जो पीते हैं वो 95% वाटर रहता है यूरिन में। अब इस यूरिन में सोडियम आयन, सॉरी पोटेशियम आयन रहता है, हाइड्रोजन आयन रहता है, जिस वजह से यह कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। यह कैसा होता है? एसिडिक हो जाता है। इसका पीएच जो होता है ना, वो वेरी कर जाता है। 4.8 से ये 7.2 तक चला जाता है, वहां तक ये वेरी कर देता है। ये डिपेंड करता है कि वो यूरिन कितने देर तक रोका है, या एज पे भी डिपेंड करता है। बीमारी वगैरह में भी देखते हैं वो यूरिन जांच किया जाता है, ताकि यूरिन से पता चल जाता है। किसी इंसान के शरीर की हालत जांच करनी है तो दो चीज जांच कीजिए। पहला आपका उसका यूरिन जांच कर लीजिए, यूरिन, और दूसरा उसका क्या याद कर लिए? ब्लड जांच कर लीजिए। हो गया, ब्लड जांच कर लेंगे, यही ना हो सकता है। दूसरा क्या? उसी तरह किसी देश का अगर आपको क्या जांच करना है? स्थिति जांच करना है, तो उस देश का सेंसेक्स देख लीजिए कितना है, और निफ्टी देख लीजिए, यानी शेयर देख लीजिए। सेंसेक्स और निफ्टी, जिस तरह से हमारे शरीर का ब्लड जांच और यूरिन जांच से सब पता चल जाता है, उसी तरह सेंसेक्स और निफ्टी से सब पता चल जाता है। इसमें 2% के आसपास में यूरिया होता है। क्या होता है? यूरिया होता है। यूरिया 2% से 2.5% के आसपास यूरिया होता है। तो यूरिया, पेशाब से यूरिया भी बन सकता है। बहुत सारे ऐसे जगह, जैसे नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ खेती के लिए यूरिया की कमी हो गई है, तो वो लोगों ने कहा है कि हर इंसान एक एक बोतल यूरिन यानी पेशाब उनको देगा। तो वो क्या करेंगे? उनको यूरिया इजीली मिल जाएगा। उस बोतल के पेशाब को अपने फैक्ट्री में ले जाएंगे और पूरा एक जगह इकट्ठा करेंगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस से यूरिन अलग कर लेंगे, पानी अलग हो जाएगा, यूरिया बैठ जाएगा, फिर उसको फर्टिलाइजर बना के और उर्वरक के रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो हम लोग जो एक्सक्रेशन करते हैं, वो मेन एक्सक्रेशन यूरिक एसिड का होता है या यूरिया का होता है, ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। हम लोग जो एक्सक्रेशन कर रहे हैं किडनी के माध्यम से, वो यूरिक एसिड है या यूरिया है? पीडीएफ नहीं है, पीडीएफ डाउनलोड डाल देंगे, अभी अभी क्लास के बाद डाल देंगे। तो यूरिक एसिड का होता है या यूरिया का होता है? अब इससे कई क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले एक्सक्रेशन तो कई अलग अलग, हम लोग तो यूरिया करते हैं। किस चीज का यूरिया? बाबू पीडीएफ डाल देंगे, क्लास का टाइम यही रहेगा। वो नोटिफिकेशन हम दे देंगे, जैसे ही स्पीड का ऑप्शन आ जाएगा सब कुछ सही हो जाएगा। अब ऑटोमेटिक सारा क्लास अपने समय पे हो जाएगा। नहीं तो अगर स्पीड और इसका ऑप्शन को छोड़ दें ऐसे, तो फिर जो जितने टाइम पे है वहीं पे रह जाएगा। स्पीड का जब जब वो एप्लीकेशन पे मेंटेनेंस काम होता है, स्पीड को वापस लाया जाता है। सारे लड़कों का एक ही बार में नहीं गया है, सबको धीरे धीरे करके वहां पे दिया जाएगा, इसलिए वो थोड़ा सा डिले कर रहा है। ठीक है, देखिए हम लोग यूरिक एसिड करते हैं एक्सक्रेशन के रूप में। तो मुख्य रूप से पेशाब के रास्ते जो होता है एक्सक्रेशन, उसमें यूरिक एसिड होता है। अब पेड़ पौधे क्या एक्सक्रेशन करते हैं? पेड़ पौधे भी एक्सक्रेशन करते हैं। पेड़ पौधों के पास भी फालतू पदार्थ होता है, तो पेड़ पौधे उस फालतू पदार्थ को निकालने के लिए भी लाशा का, देखते होंगे गोंद निकलता है। नीम के पेड़ पर ऐसे काटिएगा वहां गोंद निकलने, आम के पेड़ पे देखिएगा लाशा निकलने लगता है। तो पेड़ पौधे भी गोंद, लाशा तथा दूध, केला के इस पे, केला उस पे, पपीता के पेड़ पर अगर ऐसे नाखून मारिएगा तो उसमें से दूध निकलने लगता है, वो उसका एक्सक्रेशन का काम करने लगता है सर। तो ये पेड़ पौधों में भी एक्सक्रेशन होता है, ऐसा नहीं कि केवल मानव में ही होता है, पेड़ पौधों में भी एक्सक्रेशन होता है। देखे हैं कि नहीं? क्वेश्चन पूछा पूछा हुआ था रेलवे में कि गोंद, गोंद जो होता है लाशा, गोंद,
गोंद किस मतलब गोंद के रूप में एक्सक्रेशन से क्वेश्चन पूछा था। तो ये एक्सक्रेशन बताइए गोंद क्या है, उसका फालतू पदार्थ है। नीम वगैरह का गोंद आता है। पहले जब किताब उताब में फेविकोल नहीं था तो इसी सब चीज से चिपकाया जाता था। कीड़े मकोड़े भी एक्सक्रेशन करते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि कीट में, कीड़े मकोड़े समझते हैं कीट, कीट में एक्सक्रेशन किसके माध्यम से होता है। जैसे हम लोग में एक्सक्रेशन के 5 तरीके थे। फेफड़ा था एक्सक्रेशन करने के लिए, त्वचा था एक्सक्रेशन करने के लिए, बड़ी आंत थी एक्सक्रेशन के लिए, लीवर था और किडनी था। तो हम लोग में तो एक्सक्रेशन के कई चीजें होते हैं, लेकिन कीड़े मकोड़े में केवल एक ही रास्ता होता है एक्सक्रेशन का। जो छोटे कीड़े होते हैं उनमें एक ग्लैंड पाया जाता है, ग्रंथि, जिसे कहते हैं ग्रीन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? ग्रीन, हरा रंग का ग्रीन ग्लैंड। कलर पे मत जाइएगा, नाम है उसका ग्रीन ग्लैंड। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि कीड़े मकोड़े उत्सर्जन यानी फालतू पदार्थ को निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो कीड़े मकोड़े उत्सर्जन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ग्रीन ग्लैंड का प्रयोग करते हैं। किस चीज का? ग्रीन ग्लैंड का। तो ये दो चीजें हमेशा याद रखिएगा। आपके मटेरियल में लिखा हुआ है, शायद मटेरियल नहीं मिला इसलिए दिक्कत हो रहा है आप लोग को। 140 ग्राम होता है किडनी का वेट। अरे यार लड़के सब भी ना आजकल अजीब सा क्वेश्चन पूछते हैं। अरे कुछ कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछेंगे तब बताएंगे। सपोज कीजिए, एक बार मान के चलिए कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, दिमाग से अगर उसी को उतर गया कि किडनी का वेट 140 ग्राम या 150 ग्राम बताना, तो कोई बहुत बड़ा का चीज तो है नहीं यहाँ पे। तो नॉर्मल चीज आप भी पता कर सकते हैं आजकल के जमाने में। अब हम लोग पढ़ते थे तो सोच रहा ना यूट्यूब था ना गूगल था, कुछ नहीं होता था। गुरु जी बताएंगे ना तो किताब में खोज के रह जाइए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 140 से 150 ग्राम होता है एक का वजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब इस एक्सक्रेशन से एक ही चीज बच गया, हमसे पूछता है कैटेगरी वाइज। जैसे हम लोग इंसान को अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। जैसे अब देखिए हम लोगों ने जाति आधार पर बना दिया है, ये फला जाति का है। धर्म के आधार पर डिवीजन किया गया। स्टेट है कि भैया बिहारी, मराठी, यूपी, कश्मीरी, बंगाली, इस टाइप का। उसी तरह बायोलॉजी में एक्सक्रेशन के हिसाब से भी कई ठो पार्ट बनाए गए हैं। जैसे हम लोग आते हैं किसमें? यूरिकोटेलिक। हम लोग यूरिक सॉरी हम यूरोटेलिक में आते हैं। हम लोग यूरिया हम लोग करते हैं। अब कुछ यूरिक एसिड निकालते हैं, उन्हें कहते हैं यूरिकोटेलिक। कुछ ग्वानिन निकालते हैं एक्सक्रेशन के थ्रू, उसे ग्वानोटेलिक कहते हैं। तो अलग अलग होते हैं जिन्हें हम लोग टेलिक के नाम से जानते हैं। तो हम लोग एक्सक्रेशन के रूप में मुख्य रूप से किस चीज का उत्सर्जन करते हैं? तो जो हम लोग यूरिया का निकालते हैं तो हम लोग यूरियोटेलिक। जो यूरिक एसिड निकालता है यूरिकोटेलिक। अब कोई अमोनिया निकालता होगा तो एमिनोटेलिक। अमोनिया बहुत खतरनाक होता है, इसको हम लोग समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, अमोनिया जो निकलता है अमीनोटेलिक। अमीनोटेलिक ये क्या निकालता है एक्सक्रेशन के थ्रू? अमोनिया निकालता है। अमोनिया। हम लोग क्या अमोनिया निकालते हैं? जिसका लीवर काम नहीं करेगा उसके पेट में अमोनिया ही बनेगा, मर जाएगा वहां पे। लेकिन ये कौन निकालता? मछली। स्तनधारी मछली समझते हैं? मत्स्य। मत्स्य अमोनिया निकालते हैं। क्या निकालते हैं? अमोनिया निकालते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं? मछली वगैरह क्या निकालते हैं? सब अमोनिया। तो एमिनोटेलिक कहा जाता है। एमिनोटेलिक के नाम से उन्हें जाना जाता है, एमिनोटेलिक। हम लोग किस में आते हैं? यूरियो यूरिकोटेलिक। हम लोग किस में आएंगे? यूरिको। हम लोग यूरिया निकालते हैं एक्सक्रेशन के रूप में। हम क्या निकालते हैं? यूरिया। हम आते हैं यूरिकोटेलिक में। किसी को दिक्कत? ग्वानोटेलिक में कौन आएगा? जो ग्वानिन निकालता है। यानी देखिए कुछ दिमाग नहीं लगाना है। टेलिक इन द सेंस क्या हो जाता है? एक्सक्रेशन के रूप में क्या निकालता है। उससे पहले जो लिखा है आप उसी को लगाएंगे। एमिनोटेलिक क्या निकालेगा? अमोनिया। यूरियोटेलिक यूरिया। यूरिकोटेलिक यूरिक एसिड क्या निकालता है? यूरिक एसिड। ग्वानोटेलिक ग्वानिन निकालता है, जिसे जिसमें आते हैं सब आपका मकड़ी। देखिए आप सबको डिवाइड करते हैं। जितने भी पक्षी होते हैं, जितने भी पक्षी, वो यूरिक एसिड निकालते हैं, इसलिए उन्हें यूरिकोटेलिक कहते हैं। पक्षी यूरिक एसिड निकालते हैं इसलिए यूरिकोटेलिक। हम लोग यूरिया निकालते हैं, हम लोग यूरोटेलिक है। यूरिको नहीं है, हम लोग यूरोटेलिक है। पक्षी किस में आते हैं? सब यूरिकोटेलिक में। पक्षी आ जाता है सब यूरिकोटेलिक में। ये क्या नाम है, ये जो मकड़ी होती है वो ग्वानिन निकालती है, तो उसे ग्वानिकोटेलिक के नाम से जाना जाता है। ये एक्सक्रेशन का कंप्लीट चैप्टर हो गया। कसम किसी को कोई दिक्कत नहीं? किडनी का वजन वगैरह। अब किसी को किडनी से डाउट है तो क्वेश्चन पूछिए, किडनी या एक्सक्रेशन से डाउट है तो।
ग्रीन ग्लैंड हम लोग में होता है? नहीं होता, ये कीड़े मकोड़े में होता है। हालांकि ये ग्लैंड पढ़ाएंगे तो फिर वहां बताएंगे। लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है। अरे यार ये सब चीज, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। हाँ, पेशाब जो होता है अम्लीय होता है, बट उसका पीएच वेरी कर जाता है 4.8 से। इसका पीएच जो होता है 4.8 से ये चला जाता है 8 तक, 8.2 तक चला जाता है ये पीएच। कभी कभी देखिएगा ना पेशाब का रंग पीला हो जाता है कभी कुछ, बट बेसिकली वो कैसा होता है, यूरी एसिडिक होता है। ठीक है, पेशाब एसिडिक होता है। और कोई क्वेश्चन? सर किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है? अरे भैया किसी एक का किडनी निकाल लो, मान के चलिए किसी की एक्सीडेंट में मौत हो गई, मुड़िए उड़ गया उसका, तो भैया यहाँ एक्सीडेंट हुआ, सर में मर गया वो, अब उसकी शरीर तो ठीक ठाक है, 24 घंटा के अंदर अगर ले जाइएगा तो किडनी उडनी को निकाल के वो काम लायक बचा लेते हैं लोग, डॉक्टर वगैरह। तो वो आपको लगा देगा नहीं, तो आप किसी रिश्तेदार में से किडनी निकाल के उसमें लगा दीजिए, हो जाएगा। सर जी टाइम को फिक्स कीजिए, जब स्पीड और क्वालिटी ऑप्शन जिस दिन आ जाएगा उस दिन फिक्स कर देंगे। हमारा कौन चीज अच्छा लगता है सुबह शाम फिक्स के लिए? सर रीऑब्जॉर्प्शन क्या होता है? आप कल क्लास नहीं किए थे? देखो बाबू, रीऑब्जॉर्प्शन हम समझाए थे, कितने लोग को पता है रीऑब्जॉर्प्शन क्या होता है? आप बताइए। रीअब्जॉर्प्शन का काम बोमेन संपुट का ग्लूमेरुलस करता है या उसकी आगे की नसें जिन्हें डक्ट कहते हैं? बताइए रीअब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? डक्ट करेगा या ग्लूमेरुलस करेगा? रीअब्जॉर्प्शन का काम कौन करता है? आंसर दीजिए फटाफट। रीअब्जॉर्प्शन का काम ये डक्ट करते हैं या ग्लूमेरुलस या करता है? डक्ट, वेरी गुड। डक्ट करता है। कौन करता है? डक्ट। ये डक्ट करते हैं। तो कितने लोग बता सकते हैं जो बोमेन संपुट होता है, बोमेन कैप्सूल का अंदर जो होता है क्या नाम है इसको, ग्लूमेरुलस, वो क्या काम करता है? ग्लूमेरुलस का वर्क बताइए आप लोग, ग्लूमेरुलस का वर्क बता दीजिए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा एब्जॉर्प्शन नहीं यार, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्वेश्चन बताइए तो, किडनी का बाहरी भाग ये क्या कहलाता है? हम बाहरी झिल्ली नहीं कह रहे हैं जी, बाहरी भाग कह रहे हैं। किडनी का बाहरी भाग ये क्या कहलाएगा? कार्टेक्स। किडनी के अंदर वाला भाग क्या कहलाता है? ये पिरामिड के शेप का ये किडनी के अंदर का भाग क्या कहलाता है? मेडुला। वेरी गुड। क्या कहलाता है? मेडुला कहलाता है। कितने लोग बता सकते हैं कि किडनी का वह हिस्सा जहां से किडनी अंदर की ओर प्रवेश करने के लिए घूम रही होती है, उस एरिया को क्या कहते हैं? ये वाला, ये एरिया क्या कहलाता है जो ये धंसा हुआ है? ये एरिया जो अंदर हल्का सा कर्व हुआ है उसे हाइलम, हाइलम कहते हैं। उसको हम लोग हाइलम के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़िया। ये डक्ट क्या कहलाती है? ये रेनल कहलाती है, रेनल। और इसके अंदर मिलेगा आपका क्या चीज भैया? नेफ्रॉन। किडनी में कितनी नेफ्रॉन होते हैं? किडनी में कितने नेफ्रॉन होते हैं भाई? किडनी में नेफ्रॉन कितने होते हैं? हाँ हाँ, 3 लाख से ज्यादा, लगभग 3 लाख। किडनी खत्म, किसी को कोई दिक्कत है? किडनी का स्टोन किसका बना होता है? कैल्शियम ऑक्जिलेट। किडनी का स्टोन कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। जस्ट अभी पीडीएफ डाल देते हैं आपको, शाम तक मिल जाएगा पीडीएफ आपको, वही 6 7 बजे के आसपास मिल जाएगा, जैसे बैच खत्म होगा पीडीएफ डाल देंगे। किडनी से किसी को प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन पूछिए।
कैल्शियम ऑक्जिलेट का होता है, ठीक है। कोई किसी को डाउट है एक्सक्रेटरी सिस्टम से तो क्वेश्चन पूछिए, नहीं तो अब हम नर्वस सिस्टम खोपड़िया पढ़ाने जा रहे हैं। खोपड़िया के बाद ग्लैंड पढ़ाएंगे, ग्लैंड के बाद रिप्रोडक्शन, उसके बाद बीमारी सीमारी, उसका जूलॉजी खत्म। किसी को कोई और दिक्कत है तो बोलिए एक्सक्रेटरी सिस्टम से। स्टोन कैसे बनता है? कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड खूब रहेगा आपके बॉडी में, क्रिया करके कैल्शियम ऑक्जिलेट बना देगा, वो टाइट हो जाता है, उसी को कहते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट, स्टोन हो जाता है। अब टाइट होने की वजह से वो पत्थर की तरह हो जाता है टाइट। अब कोई झुकेंगे तो गड़ने लगेगा, दर्द करेगा। अब कोई भी चीज अंदर से गड़ता है तो बहुत भयानक दर्द करता है, जैसे जूता के अंदर का कंकड़ बहुत भयानक दर्द करता है, जबकि सड़क का कंकड़ उतना दर्द नहीं करता है। तो भैया लीवर, लीवर पढ़े कहाँ की है? लीवर पढ़ना है ग्लैंड चैप्टर में, इस चैप्टर में नहीं। इस चैप्टर में ना आपको स्किन पढ़ाए ना ग्लैंड, ये सब चीज पढ़ाएंगे आपको ग्लैंड में, स्किन पढ़ाएंगे सेंस ऑर्गन में। सर किडनी में ब्लड क्लॉट हो सकता है क्या? आराम से हो सकता है, ब्लड कहीं पे भी क्लॉट हो सकता है। ब्लड को क्लॉट होने के लिए कहीं पे भी ब्लड क्या हो सकता है? क्लॉट हो सकता है, उसमें आप टेंशन है। अब किसी को मार देंगे यहाँ भड़ाक से यहाँ पर, अब यहाँ खूब हुमच के मार दीजिए, अब यहाँ की कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? मरने लगेंगी। और जैसे मरेंगी तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेने का काम माइट्रोकांड्रिया करता है। और जैसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वहाँ का हेपरीन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। जब हेपरीन मरेगा तो वहाँ पे फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन मिलके ब्लड जमा देंगे, क्लॉट हो गया। चलो भैया अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ब्रेन। ब्रेन या न्यूरॉन। देखिए अब्दुल कलाम साहब का ब्रेन बहुत तगड़ा था। सबका ब्रेन सेम होता है, ब्रेन जो होता है सबका सेम होता है, बट उसका यूज कितना करते हैं ये डिपेंड करता है। ब्रेन, खोपड़ी, इसके कई हिस्से होते हैं भाई इस ब्रेन के। तुम कोई महिला लग रही है? अरे बताइए ब्रेन के नर्व्स को क्या कहते हैं? ब्रेन के नर्व्स को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? न्यूरॉन कहा जाता है। चलिए अब ब्रेन चैप्टर ध्यान से समझते हैं। ये है खोपड़ी, ये है खोपड़िया, ब्रेन। इसको हम जो चैप्टर में पढ़ते हैं उस चैप्टर का नाम है नर्वस सिस्टम। चैप्टर का नाम क्या है? नर्वस सिस्टम। ब्रेन के अंदर ब्रेन किस चीज का मेनली बना होता है? न्यूरॉन का बना होता है। न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं? तंत्रिका। न्यूरॉन को हम क्या कहते हैं? तंत्रिका का। अब भैया पहले हम ई पढ़ा दें कि ये पढ़ा दें? दोनों में से कोनो पढ़ा देते हैं, ठीक है भाई? तनीसा है, एकरे पहले बता के निपटा देते हैं। आई तो ससुराल में घुसेगा आदमी तो झोंझे है, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, इतना बड़ी ज्यादा है। पहले इसी को निपटा देते हैं। किसको निपटा देते हैं? ब्रेन के अंदर वाली कोशिका को। ब्रेन में पाई जाने वाली कोशिकाओं को न्यूरॉन कहते हैं। इस न्यूरॉन को हम हिंदी में क्या कहते हैं भैया? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका, तंत्रिका। न्यूरॉन को तंत्रिका कहते हैं। अगर इसके आगे सेल लगाएंगे तो इसके आगे भी कोशिका लगा देंगे, न्यूरॉन से। ये सबसे बड़ी कोशिका नहीं है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका मेल में ना होके फीमेल का ओभम होता है। तो मानव में सबसे बड़ा ओभम हो जाता है। छोटा में ले जाते हैं तो शुक्राणु वगैरह में, तो खैर वो तो छोटे में तो स्पर्म वगैरह तो छोटे होते हैं। लेकिन सबसे लंबी कोशिका का होता है तो न्यूरॉन सेल होते हैं। ये बड़ा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? लंबी कोशिका होती है। इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम न पाए जाने की वजह से इसमें किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता है। ये क्वेश्चन खड़े पूछता है कि जन्म के बाद आज तक कोशिका विभाजन किस कोशिका में नहीं होता है? तो वह होता है न्यूरॉन कोशिका। न्यूरॉन कोशिका में किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन देखने को नहीं मिलता है। कोशिका विभाजन देखने को नहीं मिलता है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। न्यूरॉन सेल जो होता है, इसका ये जो लंबा वाला भाग होता है इसे एक्सॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सॉन। क्या कहेंगे? एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन। इसमें क्या होता है? ये न्यूक्लियस होता है इसका।
और ये एक्सॉन, एक्सॉन टर्मिनल होते हैं सब, ये सब इसमें ये खंडित होता है, कई टुकड़ों में होता है, खंडित होता है ये। अब आप फिर आपस में जुड़े होते हैं हल्का सा, इसी में से सिग्नल ऐसे जाता है। तो ब्रेन जो होता है ना, नसों का पूरा झुंड है, उसमें सिग्नल जाता है। उस सिग्नल को ले जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है सोडियम। इसमें ब्रेन में सिग्नल ले जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? सोडियम। अब एक बात बताइए, जितना हम लोगों को पसीना होगा उतना हमारे शरीर से सोडियम निकलेगा, आपको पता है कि नहीं भाई? बताइए, पसीना से सोडियम कैसे निकल जाता है? बताइए भाई, पसीना से सोडियम कैसे निकल जाता है? हार्ट के भाई बताइए, NaCl, हाँ वेरी गुड। जब हम पसीना निकलता है तो उसमें से क्या निकलता है? NaCl। NaCl निकलता है तो सोडियम की कमी हो जाती है। हो जाती है कि नहीं होती है? आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए, अब एक बात समझिए, जब बहुत ज्यादा गर्मी होता है तो हमारे शरीर से क्या निकल जाता है? NaCl निकल जाता है। पसीना बहुत होता है, NaCl निकलता है। और आपको ही पता है, दिमाग काम करने के लिए, दिमाग मैसेज भेजने के लिए किसका प्रयोग करता है? सोडियम का। किसका प्रयोग करता है? सोडियम का। इसलिए जब आप ऐसे कमरे में बैठ जाएं जहां भयानक पसीना हो रहा हो, खूब गर्मी हो रही हो, आपके शरीर से सोडियम निकलेगा, आपका दिमाग चिड़चिड़ा जाएगा, कहेगा ना ससुरा काम ना करेंगे हम यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए देखिएगा, जितने बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनके ऑफिस में ना एसी लगा रहता है। जितने बड़े बड़े बैंक मैनेजर वगैरह के रूम में एसी लगा रहेगा। प्रधानमंत्री के आवास वगैरह में एसी लगा रहता है, क्योंकि उनको पता है ढेर पसीना होगा ना ससुरा, तो शरीर से क्या निकल जाएगा? NaCl। नमक की कमी हो जाती है, सोडियम की। अब ब्रेन में सिग्नल पहुंचने में दिक्कत होता है, बहुते पसीना होगा तो दिमाग काम नहीं करता है। तो ब्रेन में सिग्नल पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग होगा बबुआ? किसका प्रयोग होगा? सोडियम का। समझ गया? देखो, इसमें विभाजन होता है? नहीं हो सकता। इसमें विभाजन नहीं हो सकता। अब यहाँ देखिए, ये है हमारा ब्रेन। इस ब्रेन जो होती है, इसके बाहर एक झिल्ली होती है। इस झिल्ली को हम कहते हैं मेनिंजॉइट। इस झिल्ली को क्या कहते हैं? मेनिंजॉइट। ये झिल्ली कभी कमजोर पड़ जाती है मेनिंजाइटिस नामक बीमारी में। ये एक थैली में बंद रहता है ब्रेन, उसे हम क्या कहते हैं? मेनिंजॉइट। और इसको बाहर से सुरक्षा देने का काम कौन करता है? तो इसे बाहर से सुरक्षा देने का काम करता है क्रेनियम नामक हड्डी। बताइए, क्रेनियम में कुल कितने हड्डी होते हैं? ये बताइए। क्रेनियम में कुल 8 हड्डी होते हैं। ये कपार जो होता है, कपाल, इसमें कुल कितने हड्डी? 8 हड्डी होते हैं। क्रेनियम में हड्डी की संख्या 8 होती है। अब इसके अंदर जो दिमाग होता है, भेजा, ये भेजा जो होता है वो एक झिल्ली से ढका होता है। उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? उस झिल्ली को कहते हैं हम लोग मेनिंजॉइट। मेनिंजाइटिस नामक बीमारी में ये झिल्ली गड़बड़ा जाती है। और अगर ये झिल्ली गड़बड़ाई तो इसके अंदर छोटी 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 मात्रा में क्या है सब भैया? इसके अंदर छोटे 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 छोटे, ये है न्यूरॉन। अब आपको भी पता है कि ब्रेन बना होता है न्यूरॉन सेल से। ब्रेन बना होता है न्यूरॉन सेल से। और न्यूरॉन कोशिका में सेंट्रोसोम होता नहीं है, इसलिए अगर गलती से भी वो टूट गया तो जुटेगा नहीं। अगर गलती से भी वो टूट गया तो जुटेगा नहीं। इसलिए अगर कोई आपको ब्रेन पे मारा एक लाठी और केवल ऊपर का चमड़ा टूटा या ऊपर की हड्डी टूटी, जिसे हम क्रेनियम कहते हैं, तब तो ठीक है। और कहीं जो हुमच के मार दिया और हड्डियां दरक गया, हड्डियां टूट गया, और वह चोट कहाँ पे पहुंच गया? मेनिंजाइट पर या फिर ब्रेन में, तो आपका मरना लगभग लगभग तय है। क्योंकि ब्रेन के अंदर किसी भी तरह का सुधार नहीं होता है, उसमें किसी भी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता है। बचपन वाली कोशिका ही लंबी हो जाती है, वो टूट कर नई कोशिकाओं में निर्माण नहीं हो पाती है, नया विभाजन नहीं हो पाता है, सेल डिवीजन उसमें नहीं हो पाता है। इसलिए जो खराब हो गया खराब। अब आपको मार देगा हुमच के ऐसे तो पगले रह जाइएगा। तेरे नाम मूवी देखे, वो ले जाकर ससुर दीवलवा में लड़ा देता है, ट्रेनवा में होके हुमच हुमच के लड़ा देता है। जहां लड़ा दिया बस उसका दिमाग सही नहीं हो सकता, क्योंकि सेंट्रोसोम में भी, इसमें सेंट्रोसोम नहीं होता है। गजनी मूवी में उस ससुरा होके हुमच के बड़का हथौड़ा से खोपड़िए तूर देता है।
और जब खोपड़िया तोड़ देता है तो उसके अंदर का न्यूरॉन सेल दो चार को टूट गया। अब न्यूरॉन सेल अगर जो टूट गया अब वो ठीक नहीं हो सकता। इसलिए किसी को भी मारिए तो भैया दिमाग पे नहीं मारिए, ऐसे पीछे तो और नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यहाँ फेरामेन मैग्नम नामक की खोखली जगह होती है, यहाँ हड्डियां नहीं होता, मारेंगे तो सीधे अंदर तक चोट पहुंचता है, दिमागे दहल जाता है, तो यहाँ नहीं मारना चाहिए। बचपन में स्कूल टीचर ऐसे मुंडी झुका के इसी पे मारते थे लोग, हमारे मैथ के टीचर तो और हो, अब उनको हमको क्या समझ में आया। अब आप लोग भी किसी को ऐसे नहीं मार दीजिएगा, आपको कोई मारे तो ब्रेन बचाइएगा। इसीलिए पुलिस कहती है कि हेलमेट पहन ससुरा, नहीं तो कचराएगा तो बच नहीं पाएगा। बाकी कुछ पहने चाहे नहीं पहुंचे, हेलमेट पहन, क्योंकि ये फूट गया तो सही नहीं हो सकता। समझ में आ गया? लोहा के रॉड से मार दिया था, किसी कोई दिक्कत? मेनिंजाइटिस बीमारी कहाँ होती है? ब्रेन में। मेनिंजाइटिस नामक बीमारी कहाँ होती है बाबू? ब्रेन में होती है। मेनिंजाइटिस नामक बीमारी ब्रेन में। अब ब्रेन पढ़ना चालू करें बबुआ, ब्रेन पढ़ना चालू करें। ये है ब्रेन। अभी तो हम बाहर बाहर पढ़े, इसके अंदर क्या मिलेगा? न्यूरॉन सेल। देखो ब्रेन के कुल कितने हिस्से? ब्रेन के कुल कितने हिस्से? तीन। सबसे पहला अग्र मस्तिष्क, मतलब जो आगे का हिस्सा, उसके बाद आता है मध्य मस्तिष्क, उसके बाद आता है पश्च मस्तिष्क। ब्रेन के कितने हिस्से? तीन हिस्से। ब्रेन के कितने हिस्से? तीन हिस्से। अग्र मध्य पश्च, अग्र मध्य पश्च, अग्र मध्य और पश्च। किसी को कोई दिक्कत नहीं? पहले स्टार्ट करते हैं अग्र मस्तिष्क से। अग्र मस्तिष्क का तीन भाग, सेरिब्रम, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। उसी तरह इसका होता है कार्पोरा पेंडिकल, इसका भी होता है मेडुला ऑब्लांगाटा, सेरिबेलम। तो पहले हम अग्र वाला ही देखते हैं। दिमाग का कितने भाग बाबू? तीन। याद रखिए दिमाग के तीन भाग। आगे का मेन फ्रंटल, मिडिल, और ये बैक वाला होता है पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क यानी जो दिमाग का आगे का भाग होता है, ये वाला, ये देख रहे हैं अग्र मस्तिष्क, ये दिमाग का अगला वाला भाग है यहाँ पर। इसमें ये सबसे मुख्य भाग होता है सेरिब्रम। दिमाग का 66% भाग कौन होता है? सेरिब्रम, यानी 2/3। दिमाग का 66 यानी लगभग 70% भाग अकेले कौन होता है? 70% भाग अकेले ही, 70% भाग अकेले ही सेरिब्रम होता है। यानी दिमाग का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। यही हमारे शरीर का मेमोरी कार्ड है। हमारे ब्रेन का मेमोरी कार्ड कौन है? सेरिब्रम है। ये मेमोरी कार्ड है, यही हमको याद रखता है। आप में से जिसका सेरिब्रम तगड़ा होगा वो कोई भी चीज 2-3 बार पढ़ लेता होगा तो याद हो जाता होगा। और किसी किसी का बड़ी भुलक्कड़ होता है, उससे कहाँ चाबी रख ले भुला जाएगा, मोबाइल कहाँ रख ले भुला जाएगा, उसका दिमाग वो जल्दी काम नहीं करता है। तो याददाश्त यानी मेमोरी कार्ड किस पर डिपेंड करता है? सेरिब्रम पर। और जिसका मेमोरी कार्ड अच्छा रहेगी उसके अंदर न जिज्ञासा बहुत ज्यादा होगी, सीखने की ललक बहुत ज्यादा होगी। देखेंगे उसे सिर्फ पढ़ने बैठेगा तो 6-6 7-7 घंटा पढ़ते ही रह जाएगा, क्योंकि मेमोरी की खासियत होती है जितना जल्दी डाउनलोड होगा उतने जल्दी नया फाइल को और मांगेगा, लाओ लाओ। और ससुरा डाउनलोड नहीं है, बीच में हुए लटकल तो कहेगा छोड़ ससुरा तुम्हें। तो आपका दिमाग आईक्यू नहीं कहते यार इसका आईक्यू लेवल बहुत तेज है, इंटेलिजेंट है, कुछ इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट नहीं, उसका सेरिब्रम तगड़ा है, सेरिब्रम तगड़ा है। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। मेरे में ज्यादा है कि कम है? अब भाई अब हम कैसे बता सकते हैं आप में ज्यादा है कि कम है? ये सब में होता है, किसी में कम थोड़ा सा, किसी में ज्यादा होता है। देखिए
सेरिब्रम जो होता है ये हमें पढ़ने लिखने की क्षमता, याददाश्त करने की, याद रखने की क्षमता, जिज्ञासा, नए नए चीजों को सोचने की क्षमता देता है। इसकी एक ही खासियत होती है, अगर आप किसी खास चीज को बार बार सोचेंगे तो ये छोटा हो जाता है, काम करना छोड़ देता है। अब ये इंडियन सब में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। हिंदुस्तान के लोग घूमने फिरने नहीं जाते हैं कहीं। गर्मी की छुट्टी में वो लोग के घर वाले बाल टकला करा देते हैं, उसका गर्मी का छुट्टी कंप्लीट। अंग्रेजों को देखिएगा बहुत घूमने फिरने जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम किसी खास चीज को बार बार सोचेंगे तो मेरा सेरिब्रम उतना इस हाईली वर्क नहीं करता है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत होती है। यहाँ लड़का गांव जानता है, गांव से कहीं कोचिंग स्कूल हो, स्कूल में कोना के देख लो, अच्छा गौवा में हो, अरे एकदम देख ली ओकरा हम, वो देख लेगा ना, तो नेतागिरी में देखेगा, हाँ राहुल गांधी क्या बोले, मोदी जी क्या बोले, एक इसमें चल जाएगा। नहीं तो धर्म में घुस जाएगा, हमारा धर्म अच्छा तोरा धर्म अच्छा। ये तीन चीज में घुसा कि उसका सेरिब्रम उसी में उलझ के रह जाएगा, और जहां उलझेगा उसमें बस ना उसका याददाश्त अच्छा रहेगा, ना उसमें नई चीज सीखने की क्षमता रहेगी, ना वो आगे बढ़ सकता। इसलिए देखिएगा जितने लोग आगे बढ़े हैं उन्हें राजनीति में दिलचस्पी नहीं, मतलब बहुत ज्यादा उसमें भाग नहीं लेते हैं। अरे भैया तुमको क्या जरूरत है, तुम्हारा काम है अभी स्टूडेंट हो, जाके वोट मार के चला जाना, तो वही पे डिस्कस करेगा, हाई फलानिया है चीज पे करेगा। भाई देखो, ब्रॉड थिंकिंग रखो। अब बहुत ज्यादा घूमने से क्या होता है, खाली बैठेंगे तो कभी याद आएगा, अरे नैनीताल में ऐसा था, कोयम्बटूर में वैसा, पूना में ऐसा, नागपुर में ये, लाहौर में ये, ईरान में ये, तेहरान में ये। अंग्रेजों सब खूब घूमता है सब। तो दिमाग को ब्रॉड रखना, किसी एक चीज में मत सोचते रहना। लेकिन लड़का सब तो ना, कॉलेज में जाएगा, कोनो को देख लेगा, ओकरे याद में दिन भर बैठेगा, अरे बाप रे बाप, अरे दादा हो दादा, मरो ससुरे तू नहीं, ओके बात कहेगा कि याद ना होता है। समझ में आ गया? आगे बढ़े। अभी रफली बता देते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझ। मेमोरी कार्ड पूरा आपके बॉडी का किसके पास है, सेरिब्रम के पास है। आपके बॉडी का टोटल मेमोरी कार्ड किसके पास है, सेरिब्रम के पास है। थैलेमस क्या करता है, हम रफली अभी बता रहे हैं, अच्छा सभी समझाएंगे। थैलेमस ये बाहर की चीजों को बताता है, बाहर से कोई पीट रहा है बता देगा, कोई मार रहा है, गर्म पानी फेंक दिया बताएगा बाहर का टेम्परेचर गर्म है, ठंडा पानी बर्फ फेंक दिया बता देगा कि बाहर ठंडा है। तो बाहर गर्मी है, बाहर ठंडा है, बाहर से कोई पीटा है, ये बाहरी चीज को बताता है कि यहाँ ये हो रहा है। कौन, थैलेमस। हाइपोथैलेमस ये शरीर के अंदर बताता है, ठंडा लगेगा अंदर तो कहेगा पेशाब मत हो, मतलब ऐसे पेशाब हो जाओ, गर्मी लगेगा तो पसीना हो जाओ। देखिएगा ठंडी के दिन में पेशाब बहुत ज्यादा होता है, गर्मी के दिन में पसीना। तो बॉडी के अंदर का टेम्परेचर वगैरह ये करता है। भूख लगेगा, हाइपोथैलेमस। प्यास लगेगा, हाइपोथैलेमस। किसी को देख के गुस्सा आएगा अंदर से, हाइपोथैलेमस। प्यार आएगा, हाइपोथैलेमस। देख के बीख पड़ेगा, हाइपोथैलेमस। भूख लगेगा, हाइपोथैलेमस। अंदर से सोने की इच्छा करेगा, नींद सो जाते हैं, हाइपोथैलेमस। ये जितना अंदर से चीज होता है वो सब क्या करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो ये सारी चीजें होते हैं सेरिब्रम के। ये अभी रफली बता रहे हैं आपको, अभी डिटेल से ऊपर ऊपर थोड़ा सा समझा देते हैं, समझ में क्या? चलिए, सर मुझे जितना जल्दी याद होता है उतना जल्दी भूल भी जाते हैं। इसका मतलब आपको याद ही नहीं हुआ। देखिए, जब हम किसी चीज को देखते हैं ना, उसका उसकी उसकी कुछ झलक हमारे सामने रहती है, तो लड़कों को लगता है वो याद हो गया, नहीं याद नहीं हुआ है। जो भूल जाते हैं जल्दी याद नहीं, उसको बार बार दोहराते रहिए। किसी चीज को संडे के दिन कोई पढ़ाई नहीं कीजिए, एकदम कसम खा लीजिए, संडे के दिन पढ़ना ही नहीं है। सैटरडे संडे को केवल रिवाइज करना है, जो एक हफ्ता पढ़े बस रिवाइज मार दीजिए, बस काम खत्म। ठीक है, आगे कल समझाएंगे। क्लास से आधा घंटा पहले आपको नोटिफिकेशन दे देंगे कितने बजे होगा, क्योंकि एप्लीकेशन पे वर्क चल रहा है, इस वजह से शेड्यूल इधर उधर बिगड़ा है, खास करके सुबह वाला शेड्यूल। ठीक है।